ठीक है भाई। कहां तक पहुंच गए थे? बस हो गया यार। क्रिटिकल लिंक स्पीशीज स्टार्ट किया था, नहीं हुआ था। ठीक है भैया, सुनिएगा प्लीज। बस हो गया बच्चे, हो गया। लास्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों इकोलॉजिकल हायरार्की के बारे में। इकोलॉजिकल हायरार्की की सबसे छोटी यूनिट, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म ग्रुप, अलग अलग कम्युनिटीज एबायोटिक फैक्टर के साथ मिलकर, इकोसिस्टम विद क्लाइमेट, कई सारे बायोम्स मिलकर। लैंडस्केप इज द ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम सराउंडेड बाय नेचुरल बाउंड्रीज। याद है कुछ ऐसा? चलिए जी, उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिज्म के बारे में, और ऑर्गेनिज्म बता दिया था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। सेल होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, ग्रोथ होगा, रिप्रोडक्शन होगा, पर्टिकुलर लाइफ साइकिल या लाइफ स्पैन होगा, और इन सब के साथ पैरेलल चलेगा कॉन्शियसनेस। बता दिया था ये। देन हम लोगों ने नेक्स्ट हायरार्किकल यूनिट पढ़ी थी, दैट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मैंने आपको बता दिया था, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम सेम स्पीशीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज अ पॉपुलेशन। राइट बच्चे? पॉपुलेशन मैंने आपको तीन तरह की बताई थी, लोकल पॉपुलेशन, सिस्टर पॉपुलेशन एंड मेटा पॉपुलेशन। लोकल पॉपुलेशन अगर आपको याद हो तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रिसाइडिंग इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया फ्रॉम लॉन्ग ड्यूरेशन इज नोन एज लोकल पॉपुलेशन। सिस्टर पॉपुलेशन मैंने आपको बता दिया था कि दो अलग अलग एरियाज की लोकल पॉपुलेशन लेकिन सेम स्पीशीज की आपस में क्या होंगी? सिस्टर पॉपुलेशन। मैंने आपको बता दिया था डिफरेंट डीम्स ऑफ सेम स्पीशीज इज नोन एज सिस्टर पॉपुलेशन। राइट बच्चे? मेटा पॉपुलेशन बता दिया था कि व्हेन सिस्टर पॉपुलेशंस आर इंटरकनेक्टेड थ्रू डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स इट इज नोन एज मेटा पॉपुलेशन। इसका मतलब है जब किसी डीम्स में कोई डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल आता है तो वो मेटा पॉपुलेशन बनाता है। अगर डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल नहीं आएगा तो मेटा पॉपुलेशन नहीं बनाएगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑल मेटा पॉपुलेशंस आर सिस्टर पॉपुलेशंस, बट ऑल सिस्टर पॉपुलेशंस आर नॉट मेटा पॉपुलेशन। यहाँ तक की बात सब बच्चों क्लियर? तो क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोटा हैज मोस्ट डाइवर्स मेटा पॉपुलेशन? क्योंकि कोटा में अलग अलग जगहों की लोकल पॉपुलेशन के डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल्स आकर बैठे हुए हैं। क्या यहाँ तक की बात सब बच्चों क्लियर है? चलिए जी बेटा, यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके थे। उसके बाद हम बात कर रहे थे स्पीशीज के बारे में, और स्पीशीज मैंने आपको बता दिया था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमिकल हायरार्की के बारे में मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे स्पीशीज के बारे में। चलिए जी, अगर आपको स्पीशीज पहचाननी हो तो दो इंडिविजुअल सेम स्पीशीज के हैं, कैसे पहचानेंगे? स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर में सिमिलर होते हैं, सिमिलर पेरेंट से प्रोड्यूस होते हैं, कॉमन जीन पूल पाया जाता है, नेचुरल कंडीशंस में इंटरब्रीड करके अपने जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो करते हैं। याद है कुछ ऐसा? तीन तरह की स्पीशीज मैंने आपको बताई थी, एंडेमिक स्पीशीज, कीस्टोन स्पीशीज और क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज जो हमेशा किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में ही पाई जाती हैं, नोवेयर एल्स, वो कहलाती हैं एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज के 5 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे बेटा। सबसे पहला बता दिया था आपको कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया, कीवी इन न्यूजीलैंड, मेटासिकोया इन वैलीज ऑफ चाइना, 33% ऑफ इंडियन एंजियोस्पर्म्स एंड मोस्ट ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज इन वेस्टर्न घाट। ये सब क्या है बेटा? एंडेमिक स्पीशीज हैं। इसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया था कि एंडेमिक स्पीशीज बनने का कारण था कॉन्टिनेंटल सेपरेशन। याद है कुछ ऐसा? देन हम लोगों ने बात की थी भैया कीस्टोन स्पीशीज के बारे में, और कीस्टोन स्पीशीज जिनका एबंडेंस कम लेकिन इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है।
वो कहलाती है बेटा कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज के बारे में शायद मैंने आपको ये भी बता दिया था, एबंडेंस कम इन्फ्लुएंस ज्यादा है, इसका मतलब दे हेल्प इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी। याद है कुछ ऐसा? कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कौन बेटा? कीस्टोन स्पीशीज। एग्जांपल में पहला एग्जांपल फिग ट्री इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, दूसरा एग्जांपल लायन इन फॉरेस्ट, और तीसरा एग्जांपल कंगारू रैट इन नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स। याद है कुछ ऐसा? उसके बाद मैंने आपको शायद इसी के साथ बायोटिक पोटेंशियल और बायोमास दोनों टर्म्स समझाई थी। अगर आपसे पूछा जाए टर्म बायोटिक पोटेंशियल वाज गिवन बाय चैपमैन, और अगर इसके बारे में पूछा जाए कि भैया बायोटिक पोटेंशियल होता क्या है? मैक्सिमम रिप्रोडक्शन कैपेसिटी अंडर फेवरेबल कंडीशन, दिस इज नोन एज बायोटिक पोटेंशियल। सेकंड बात की थी हमने बायोमास के बारे में, बायोमास इज मेजर्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। याद है कुछ ऐसा? टोटल लिविंग ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब स्टैंडिंग क्रॉप। समझाया था शायद मैंने आपको, राइट? स्टैंडिंग क्रॉप को हम लोग बायोमास में मेजर कर सकते हैं। अगर बायोमास को मेजर करने के लिए क्राइटेरिया पूछा जाए, फ्रेश वेट या ड्राई वेट? बोथ। याद है कुछ आपको? बायोमास के लिए केवल ड्राई वेट नहीं, फ्रेश वेट ड्राई वेट दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट इज, क्योंकि वाटर कंटेंट में भी वेरिएबल। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई थी? चलिए बेटा, ये खत्म हो गया था आपका कीस्टोन स्पीशीज। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। हाँ भाई साहब, बोलिए बोलिए, अरे बोलो। हाँ 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 हाँ, है तो स्पीशीज ही। अरे स्पीशीज तो टेक्सोनॉमिकल क्राइटेरिया है, पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। सिंगल इंडिविजुअल के लेवल पर स्पीशीज बता सकते हैं, राइट? मल्टीपल इंडिविजुअल्स इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम सेम स्पीशीज, एंड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम सेम स्पीशीज इज कैटेगराइज्ड एज पॉपुलेशन। ठीक है, ये इकोलॉजिकल हायरार्की, वो टेक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, चलिए जी, बात करते हैं नेक्स्ट क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। रटते रहेंगे तो नहीं समझ में आएगा, चीजों को रिलेट करेंगे एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे। अगर हम लोग क्रिटिकल लिंक स्पीशीज की बात करें बेटा, तो यहाँ पर एक टर्म आ रही है लिंक। लिंक का मतलब हो गया है कि ऐसी स्पीशीज जो कि एक इंटरमीडिएट की तरह या जोड़ने वाली स्पीशीज की तरह काम करती है। डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा और इस डेफिनेशन के हिसाब से इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। आप आज पहली बार आए हो क्लास में, कहाँ थे बाकी के दिन? किसके? अरे बैठ जाए यार। किसके? अच्छा, अपने घर गया, ठीक है। होता है कई बार यहाँ से किसी और के घर भी जाना पड़ता, कोई नहीं होता तो। सो हाँ, ऐसे देख, ऐसे सबके सामने नहीं कहते, बाद में बता देगा ये कहाँ गया। ठीक है भाई, है ना, बता देना मेरे को। ठीक है भाई, चलिए। कितने लोग हैं जो आज पहली बार बैठे हैं क्लास में? तू तो उस बैच का है। हाँ ठीक है, चलिए। मेरे को शक्लें याद रहती, ध्यान रखना, है ना? मैं आते पहचान गया उसको कि दूसरे बैच का, इस बैच का नहीं है ना? जो भी घुसपैठियां हैं वो सब पहचान लेता हूँ मैं, और मैं बाहर भी पहचान लेता हूँ। हाँ, मैं बाहर भी पहचान लेता हूँ। कर लग, कई बार लोग सोचते हैं कि हम मुंह बांध के चले जाएंगे तो सबको क्या ही पता लगेगा, सब तब भी पहचान लेते बेटा, आंखों से। अरे हाँ क्या ना, तुम ऐसे कुछ और मत सोचो। चलिए सुनिएगा बेटा प्लीज। तो लिंक की बात कर रहा था मैं आपसे। तो लिंक कैसे, मतलब दो अलग अलग चीजों को जोड़ने वाली इंटरमीडिएट जो स्पीशीज होती है वो होंगी क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। द इंटरमीडिएट स्पीशीज दैट act as important role, yeah, that plays an important role between vital activities of another species। मतलब अगर एक ऐसी इंटरमीडिएट स्पीशीज जो दूसरी स्पीशीज की वाइटल एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, वो इंटरमीडिएट स्पीशीज क्या कहलाएगी? क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। दोबारा से सुनना, द इंटरमीडिएट स्पीशीज दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाइटल एक्टिविटीज ऑफ अनदर स्पीशीज इज नोन एज क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। बोले सर ठीक है, अंग्रेजी में समझ में आ गया, लेकिन हमको अभी भी फील नहीं हो रहा है कि क्रिटिकल लिंक स्पीशीज होगी क्या। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा यहां पर कि एक ऐसी स्पीशीज जो कि दूसरी स्पीशीज की वाइटल एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखना जरा, यहां पर हम कह रहे हैं स्पीशीज है स्पीशीज ए, और इस स्पीशीज ए की चल रही हैं वाइटल एक्टिविटीज। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइटल एक्टिविटीज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वाइटलिटी?
अंग्रेजी के हिसाब से तो कह देते हैं एसेंशियल, अरे हाँ के ना, राइट। और बालक कह रहा है कि लाइफ साइकिल या लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए चलने वाली जो एक्टिविटीज हैं वो क्या है, वाइटल है। बिल्कुल सही बात है। अगर वाइटल एक्टिविटीज की बात की जाए या वाइटिलिटी की बात की जाए तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं द एबिलिटी टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। क्या बेटा? एबिलिटी टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। इसका मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी वाइटिलिटी बढ़ती है कि कम होती है? ऑर्गेनिज्म की एज बढ़ने के साथ साथ उसकी वाइटिलिटी कम होती है। अगर कभी भूल जाएं कि यार वाइटिलिटी था क्या, एबिलिटी टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। एज बढ़ने के साथ साथ सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी कम होती चली जाती है। याद रखने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि हमारे देश में एक बॉलीवुड के प्रसिद्ध स्टार हैं जो अपने जीवन का अर्धशतक पार कर चुके हैं परंतु विवाह नहीं हो पाया है। तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी वाइटलिटी, मतलब एबिलिटी टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस कम हो रहा है। यही कारण है कि वो रिवाइटल खा रहे हैं। अरे बात समझ में आई? तो वाइटिलिटी है क्या बेटा? एबिलिटी टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। अब यहां पर ध्यान से समझिएगा कि स्पीशीज ए के सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, क्या क्या बेटा? सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वाली जो एक्टिविटीज है उनको क्या कहेंगे? इन वाइटल एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कौन? स्पीशीज बी। दिस स्पीशीज इज कंसिडर्ड एज क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। दोबारा से डेफिनेशन लगाते हैं। द इंटरमीडिएट स्पीशीज दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाइटल एक्टिविटीज ऑफ अनदर स्पीशीज, दिस इज अ क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। याद रह जाएगी भैया? आप डेफिनेशन के शब्द याद रखने से बेटर है आप ये रिएक्शन के फॉर्म में इसको याद रखिएगा कि द इंटरमीडिएट स्पीशीज दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन vital activities of another species. Such species is a critical link species. क्या ये स्पीशीज इस स्पीशीज की वाइटल एक्टिविटीज के बीच में एक इंटरमीडिएट या एक लिंक की तरह काम कर रही है? अगर ये नहीं होगी तो हो सकता है इस स्पीशीज को अपनी वाइटल एक्टिविटी चलाने में संघर्ष करना पड़े या फिर हो सकता है ये अपनी वाइटल एक्टिविटीज को चला ही ना पाए। यहाँ तक की कहानी शायद समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि यार ये ऐसा नेचर में दिखेगा कैसे। क्या आपने माइकोराइजा सुना है? माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन पाइनस एंड फंगस। पाइनस की जगह एनसीईआरटी में कई जगह पर हायर प्लांट रूट्स भी लिखा गया है, राइट। तो अगर मैं माइकोराइजल इंटरेक्शन की बात करता हूं तो माइकोराइजल इंटरेक्शन में अगर हम कह देते हैं पाइनस, शायद आपको पता होगा कि पाइनस के रूट हेयर्स आर लेस डेवलप्ड। पाइनस के रूट हेयर्स आर लेस डेवलप्ड। और आपको ये भी पता होगा कि रूट हेयर्स प्रोवाइड द एब्जॉर्प्शन एरिया। अगर एब्जॉर्प्शन एरिया कम होगा तो वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और वाइटल एक्टिविटीज भी प्रॉपरली कंडक्ट नहीं होंगी। इसका मतलब पाइनस की वाइटल एक्टिविटीज के चलने के लिए किसका होना जरूरी है? वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन का होना जरूरी है बेटा। लेकिन क्या ये खुद आराम से वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन कर पाता है? इस प्लाइनस के वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है एक फंगस स्पीशीज। कौन हेल्प कर रही है बेटा? तो अगर मैं यहाँ पर हमारे क्रिटिकल लिंक स्पीशीज की डेफिनेशन लगाने की कोशिश करूं तो ऐसा कह सकता हूं कि द इंटरमीडिएट स्पीशीज दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाइटल एक्टिविटीज ऑफ अनदर स्पीशीज इज अ क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। क्या बोलते हो भाई लोग? अगर वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो पाइनस का, समझ में आ गई बात? अगर इसको सरवाइव करना है, ग्रो करना है, रिप्रोड्यूस करना है तो इसका होना जरूरी है। ये होने के लिए इसका होना जरूरी है। दैट मींस दिस इज द इंटरमीडिएट स्पीशीज दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाइटल एक्टिविटी ऑफ अनदर स्पीशीज। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों क्लियर? दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा। दूसरे एग्जांपल में और बेहतरीन, फ्लावरिंग प्लांट्स जानते हो बेटा? अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स के लाइफ साइकिल के एक इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें तो वो है पॉलिनेशन, राइट बच्चों। अगर फ्लावरिंग प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन या एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो मोस्टली इट विल बी मीडिएटेड बाय इंसेक्ट और एनिमल्स। इट विल बी मीडिएटेड बाय इंसेक्ट्स और एनिमल्स। यहाँ पर हम एग्जांपल्स जो ले रहे हैं, मान लेते हैं कि एक इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट है। कैसा है बेटा?
आप शायद जानते होंगे कि फ्लावरिंग प्लांट में कई सारे इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, लेकिन हमेशा प्लांट का पॉलिनेशन कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज से ही करवाया जाता है, बिकॉज इट इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इट इज अ वन टू वन इंटरेक्शन। क्या है बेटा? ये एक वन टू वन इंटरेक्शन है। इसका मतलब है कि दिस इंसेक्ट स्पीशीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वाइटल एक्टिविटी ऑफ अनदर स्पीशीज। दिस इज अगेन अ क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? ये हो गई बेटा क्रिटिकल लिंक स्पीशीज। तीसरा एग्जांपल भी अगर मैं बोलूं तो लाइकेन बता सकता हूँ। एल्गी और फंगस के बीच का जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वो क्या है? लाइकेन है, जिसमें फंगस एल्गी को प्रोटेक्शन देता है और वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है, बदले में एल्गी उसको खाना बनाकर दे रहा है। दोनों ही एक दूसरे की वाइटल एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? क्रिटिकल लिंक स्पीशीज है। अब जैसे मैंने आपको लाइकेन के एग्जांपल में दोनों एक दूसरे के लिए क्रिटिकल लिंक स्पीशीज बताया है, वैसे ही क्या इन दोनों एग्जांपल में भी कनेक्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, पाइनस की वाइटल एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कौन? शायद आप जानते होंगे कि फंगस आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। माइकोराइजल फंगस आर डिपेंडेंट ऑन पाइनस फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा हुआ है कि वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन में फंगस हेल्प करता है, बदले में पाइनस उसको एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है। इसका मतलब है कि इसके जिंदा रहने में क्या पाइनस इसकी हेल्प कर रहा है? तो सबसे पहली चीज जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की, हमने कहा कि द इंटरमीडिएट स्पीशीज दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन vital activities of another species is a critical link species, and vice versa. Pinus also plays an important role in vital activities of fungus species. इसका मतलब fungus is a critical link for Pinus and Pinus is also critical link for, समझ में आ गई बात? तीसरे एग्जांपल में यहां देखते हैं फ्लावरिंग प्लांट के लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट इंटरमीडिएट स्पीशीज। This intermediate species act as an important role in pollination of flowering plant. क्या ये intermediate species critical link है? बदले में क्या इस इंसेक्ट को पोलन नेक्टर खाने मिलता है? वो तो खैर बहुत सिंपल सी बात है, फ्री में अवेलेबल है, लेकिन अंडे देने की जगह भी मिलती है, ओवी पोजीशन साइट मिलता है। इसका मतलब लाइफ साइकिल का इंपॉर्टेंट पार्ट इस फ्लावरिंग प्लांट के थ्रू पूरा हो रहा है। इसका मतलब दिस insect species is an intermediate species that plays an important role in vital activity of another species and vice versa. Flowering plant also plays an important role in vital activity of insect species. क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? मतलब मैंने अभी तक जो 3 एग्जांपल आपको बोले, तीनों ही एग्जांपल सिम्बायोटिक स्पीशीज के थे। किसके थे बेटा? सिम्बायोटिक स्पीशीज में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें दोनों इंटरेक्टिंग स्पीशीज को फायदा होता है और दोनों का हमेशा साथ में रहना जरूरी है, इसीलिए तो एक दूसरे के लिए क्रिटिकल लिंक स्पीशीज हैं। तो क्या इन एग्जांपल्स के बेसिस पर मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑल क्रिटिकल लिंक स्पीशीज आर सिम्बायोटिक? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑल क्रिटिकल लिंक स्पीशीज आर सिम्बायोटिक? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑल सिम्बायोटिक स्पीशीज आर क्रिटिकल लिंक स्पीशीज? All symbiotic species are critical link species, but all critical link species are not symbiotic. बोले सर आपने 3 एग्जांपल बताए और तीनों एग्जांपल समझ में तो आ गए कि इंटरमीडिएट स्पीशीज है और दूसरे की वाइटल एक्टिविटीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, लेकिन ऐसा कौन सा एग्जांपल है जिसे हम ये बोल देंगे कि यार सभी क्रिटिकल लिंक स्पीशीज सिम्बायोटिक नहीं होती? आइए बात करते हैं। याद करो मैंने आपको लायन इन फॉरेस्ट एज कीस्टोन स्पीशीज पढ़ाया था। उसकी फूड चेन जो हमने बताई थी उसमें कहा था कि प्लांट्स हैं, प्लांट्स के ऊपर फीड कर रहे हैं हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स पर फीड कर रहे हैं कौन? कार्निवोर्स। अरे बोलो यार। शायद आप ये बात भी जानते होंगे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। क्यों? क्योंकि प्लांट्स आर द एंट्री गेट ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। प्लांट्स आर द एंट्री गेट ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम। मतलब क्या है इसका? कि जो नेचर से या सन से एनर्जी आती है उसका फिक्सेशन कौन कर रहा है? प्लांट की एनर्जी किसके पास? हर्बीवोर से ही एनर्जी किसके पास? मतलब अल्टीमेटली प्लांट वाली एनर्जी तो गई, हर्बीवोर ने खुद थोड़ी बनाई है। अरे समझ में आई बात?
तो हम कह सकते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? अगर हम किसी इकोसिस्टम में से सभी हर्बीवोर्स को हटा दें, किसको हटा दें? क्या सभी कार्निवोर्स सर्वाइव कर पाएंगे? क्यों? क्योंकि कार्निवोर्स डायरेक्टली प्लांट पर फीड नहीं करते। बात समझ में आई? इसका मतलब है कि हर्बीवोर का होना कार्निवोर की वाइटलिटी के लिए जरूरी है। Therefore, the herbivore species is playing important role in vital activity of carnivore species, but not vice versa. मतलब कार्निवोर नहीं होगा तो हर्बीवोर सर्वाइव कर जाएगा। इसका मतलब ऑल सिम्बायोटिक स्पीशीज आर क्रिटिकल लिंक स्पीशीज, बट ऑल क्रिटिकल लिंक स्पीशीज आर नॉट सिम्बायोटिक। स्टार लगा के स्टेटमेंट लिखेंगे। All critical link species are, sorry, all symbiotic species are critical link species. All symbiotic species are critical link species, but all critical link species are not symbiotic. All symbiotic species are critical link species, but all critical link species are not symbiotic. हाँ बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, जरूरी थोड़ी है। सारे पॉजिटिव इंटरेक्शन कहाँ है? ये तो प्रीडेशन बता दिया मैंने। ये वाला जो एग्जांपल बताया तो प्रीडेशन का भी था। प्रे को हटा दिया तो प्रीडेटर मर गया। नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। ठीक है ना? चलिए जी, यहां तक की कहानी सब बच्चों को समझ में आई? तीनों तरह की स्पीशीज खत्म हो गई बेटा, और तीनों के एग्जांपल शायद आपको समझ में आ गए होंगे। इकोलॉजिकल हायरार्की पढ़ रहे थे। इकोलॉजिकल हायरार्की की सबसे छोटी यूनिट ऑर्गेनिज्म। एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप। पॉपुलेशन में हम लोगों ने लोकल, सिस्टर, मेटा पढ़ लिया बेटा। स्पीशीज पढ़ा, और स्पीशीज में हमने एंडेमिक, कीस्टोन और क्रिटिकल लिंक पढ़ लिया। राइट बच्चे? अगली हायरार्किकल यूनिट आ रही है, दैट इज कम्युनिटी। What do you understand by community beta? Group of individuals from different species present in a particular area at a particular time. बेटा कहीं पर भी सेम स्पीशीज लिखा हुआ है तो पॉपुलेशन, डिफरेंट लिखा हुआ है तो, इसका मतलब है कि जब भी हम कम्युनिटी की बात करेंगे तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट में हम कह सकते हैं मोर देन वन इंडिविजुअल ऑफ मोर देन वन स्पीशीज। अरे बोलो यार, कम्युनिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? मोर देन वन इंडिविजुअल ऑफ मोर देन वन स्पीशीज। अब वो ऊपर वाली लिमिट में कहीं भी हो सकता है, लेकिन लोएस्ट लिमिट क्या है? मोर देन वन इंडिविजुअल चाहिए और मोर देन वन स्पीशीज चाहिए। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? अब कम्युनिटी के बारे में बाकी सब चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भैया प्लांट कम्युनिटी कब कहेंगे, एनिमल कम्युनिटी कब कहेंगे, माइक्रोबियल कम्युनिटी कब कहेंगे, और क्यूमुलेटिव बायोटिक कम्युनिटी कब कहेंगे। राइट? प्लांट कम्युनिटी कब कहेंगे? जब सारी स्पीशीज प्लांट्स की हो। एनिमल कब कहेंगे? सारी स्पीशीज एनिमल्स की हो। और माइक्रोबियल कम्युनिटी कब कहेंगे? जब सारी स्पीशीज माइक्रोब्स की हो। बायोटिक कब कहेंगे? जब तीनों का एग्रीगेशन होगा, क्योंकि नेचर में इन रैंडम टर्म्स हमें बायोटिक ही मिलेगी, हम अलग अलग को स्पेसिफिकली बता नहीं सकते। तो यहाँ तक की बात क्लियर बेटा? अगली बात आ रही है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, और इसके लिए भी स्पेसिफिकली हम लोग कह देते हैं द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। क्या बताते हैं बेटा? द स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। राइट? बोले यार सर एक समस्या और है। जो भी एलन में पहले पढ़े होंगे या आपने अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे होंगे एलन के माइनर वगैरह के, तो एक प्रश्न बड़ा कॉमनली पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड विच अमंग द फॉलोइंग आर फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। कितने ही बार रट लो साला, फिर भी एक आध तो ऊपर नीचे हो जाता है कि नहीं? और उसमें भी प्रश्न ऐसे बना के देते हैं कि वो आपको 10 की लिस्ट दे देते हैं, उसमें से बताओ 5 हैं कि 6 हैं। है ना? ये बड़ी समस्या है। राइट? है ना? ये दो चीजें बड़ी परेशान करती है। एक तो संख्या काउंट करना,
और दूसरा विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, विच अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स। चल यहां तक भी ठीक है, हाउ मेनी अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू। अरे हाँ के ना, राइट। तो ऐसे केसेस में या तो आपको कंफर्म ट्रिक पता होनी चाहिए कि हाँ यार ऐसे ही होगा, या फिर आपको एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है कि जो पूछा है उसके उल्टे वालों को एलिमिनेट कर सको। अरे बोलो यार। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का तो मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊंगा 110% गारंटी भाई साहब ये कभी गलत हो ही नहीं सकता। और मैं कहता हूं कि संख्या भी एग्जैक्टली वही आएगी, एक भी ऊपर नीचे नहीं होगा, राइट। अगर आपको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल पहचानने हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर कोई चीज नेचर में हो रही है और दिख रही है, हेलो, अगर कोई चीज नेचर में हो रही है और दिख रही है, स्ट्रक्चरल है भाई। समझ में आ गई बात। कोई चीज अगर नेचर में हो रही है और दिख रही है तो वो क्या है, और कोई चीज नेचर में हो तो रही है लेकिन डायरेक्टली दिख नहीं रही, फंक्शनल है। अरे बात समझ में आई। हो रही है दिख रही है, हो रही है लेकिन क्लियरली दिख नहीं रही है। समझ में आ गई बात। बोले हो रही है दिख रही है, हो रही है नहीं दिख रही है, मतलब क्या चाहते हो। चलिए जी मैं आपको एग्जांपल से सिखाता हूँ। मैं 100% कहता हूँ अगर आपने लॉजिक लगा लिया आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। सुनिएगा, मैं एग्जांपल बाद में आपको लिखवा भी दूंगा, पहले सुनिए और एनालाइज कीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ स्पीशीज डाइवर्सिटी दिख रही है, कैसा है। एक और लिखा हुआ आता है स्पीशीज कंपोजिशन है। वेरी गुड। बोले सर बात ठीक है, हम स्ट्रक्चर फंक्शन बता देंगे, पहले तो हमें ये बता दे कि डाइवर्सिटी और कंपोजिशन में डिफरेंस क्या है कि नहीं। कई बार लोग समझ नहीं पाते कि डाइवर्सिटी अलग लिखा रहता है, कंपोजिशन अलग लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो क्लियर हो गई तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, एक मन में कॉन्फिडेंस रहता है। सुनिएगा, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, दो अलग अलग एरिया दे दिए। हेलो, एक में 90 स्पीशीज है, एक में 100 स्पीशीज है। नंबर ऑफ स्पीशीज इज रिप्रेजेंटिंग द डाइवर्सिटी। अरे इधर वाले की डाइवर्सिटी ज्यादा, इधर वाले की डाइवर्सिटी कम, 90 में कम है 100 में ज्यादा है। अरे हाँ कि ना। दूसरे केस में बता रहे हैं कंपोजिशन, क्या बता रहे हैं। बोले यार कंपोजिशन का मतलब क्या है, कि जो 100 वाली है ना उसमें 75 मैमल की स्पीशीज है, 20 बर्ड की हैं और 5 इंसेक्ट की है। 100 जो बताया था वो डाइवर्सिटी था, और उसके अंदर कितने मैमल हैं, कितने बर्ड हैं, कितने इंसेक्ट है, मतलब उस डाइवर्सिटी की क्या बताई, कॉम्पोजिशन। बिना देखे बता सकते हो क्या, स्ट्रक्चरल है। अरे आ गई बात समझ में। पहले वाले में 30 बर्ड हैं, 30 मैमल हैं, 30 इंसेक्ट हैं, दोनों की कॉम्पोजिशन बता दी, दोनों की डाइवर्सिटी आपको कैलकुलेट करनी है। अरे आ गई बात समझ में, राइट। तो डाइवर्सिटी मतलब नंबर, अरे हाँ कि ना। कंपोजिशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, कि किसकी कितनी स्पीशीज है। अरे बोलो यार, स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्ट्रक्चरल के फंक्शनल, कंपोजिशन। आ रही है बात समझ में। डोमिनेंस, स्ट्रक्चर। अबे देख के बताओगे कौन ज्यादा है कौन कम है। अरे हाँ के ना। डोमिनेंस इज स्ट्रक्चरल। फिजियोग्नोमी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, देख कर ही बता पा रहे हो। स्ट्रेटिफिकेशन, लेयर्स तभी दिखेंगी जब जब लेयर्स तभी होंगी जब दिखेंगी, तभी स्ट्रेटिफिकेशन बता पाएंगे, राइट। चलिए, नेचर में एनर्जी फ्लो होता है, दिखता है, फंक्शन। समझ में आई बात। प्रोडक्टिविटी होती है, दिखती है, नहीं दिखती, प्रोडक्शन दिखता है, प्रोडक्टिविटी नहीं दिखती, प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम नहीं दिखता। अरे बात समझ में आई। आपको प्रोडक्शन दिखता है, प्रोडक्टिविटी नहीं दिखती। प्रोडक्टिविटी इज फंक्शनल। डिकम्पोजिशन होता है, लेकिन क्या डिकम्पोज होता हुआ दिखता है, इसका मतलब वो क्या है, फंक्शनल। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होता है, दिखता है, फंक्शनल, राइट। अगली चीज, फूड चेन दिखती है, हाँ काहे नहीं दिखती है। अरे फूड चेन दिखती है भाई। फूड चेन बता पाते हो कि ये एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये टॉप कंज्यूमर है, राइट। फूड वेब दिखती है, अरे दिखती है, आप बता सकते हो कि कौन कौन कहां कहां होगा, लेकिन आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बता सकते कि कौन सा लेवल किस कॉम्प्लेक्स लेवल पर जाकर अटैच हो रहा हो। इसका मतलब फूड वेब कॉम्प्लेक्सिटी जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि भाई इसको स्ट्रक्चर में लेना है कि फंक्शन में लेना है। चूंकि कॉम्प्लेक्सिटी बोल दिया है, आंसर विल बी फंक्शनल, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी होती है लेकिन दिखती नहीं है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब किस पर फीड करेगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज अ मैटर ऑफ चॉइस। अरे बोलो यार,
यहाँ तक की कहानी क्लियर? जो हो रहा है और दिख रहा है, जो हो रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है। अभी क्या पूछ रहा था? प्रोडक्टिविटी समझ में नहीं आया। प्रोडक्शन दिखता है, कितने बोरी गेहूं आए ये दिखता है, राइट? लेकिन पर यूनिट टाइम में कितने गेहूं बने प्लांट में, हाँ प्रोडक्टिविटी है। अरे समझ में आ गई बात? अरे बोलो यार, कभी स्ट्रक्चरल फंक्शन में कंफ्यूजन आएगा? मैं खुद कह रहा हूँ कि यार आज घर जाकर जितने भी क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं उनको सॉल्व करके देखिएगा, 110% गारंटी की कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, राइट? यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इसका मतलब उन कैरेक्टर्स की बात करेंगे जो कि हमें दिखेंगे। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर, स्पीशीज डाइवर्सिटी, राइट? एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कम्युनिटी। यार इसको मेन कैरेक्टरिस्टिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके पहले के दोनों लेवल में एक ही स्पीशीज की बात हो पा रही थी। अरे हाँ कि ना? जहां पर भी स्पीशीज डाइवर्स हुई वही कम्युनिटी बनी। बिना डाइवर्सिटी के कम्युनिटी पॉसिबल नहीं है। बिना डाइवर्सिटी के या तो इंडिविजुअल होगा या पॉपुलेशन होगी। कम्युनिटी का मतलब क्या है? डाइवर्सिटी। समझ में आ गई बात? सेकंड बात करते हैं, स्पीशीज डाइवर्सिटी के बाद अगला है डोमिनेंस, और इसके साथ ही आप एक चीज और जोड़ लीजिएगा, एंड फिजियोग्नोमी। स्पीशीज डाइवर्सिटी के साथ क्या क्या बेटा? डोमिनेंस एंड फिजियोग्नोमी, ठीक। थर्ड बेटा स्ट्रेटिफिकेशन। तीसरा स्ट्रक्चरल कैरेक्टर्स क्या बचे? स्ट्रेटिफिकेशन। ये जो 3 या 4 मैंने आपको बताए हैं, क्या ये तीनों या चारों दिखते हैं, होते हैं? कैसे कैरेक्टर्स हैं? स्ट्रक्चरल। इसलिए आगे चलकर जब आप फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पढ़ते हो तो 4 फंक्शन बताए जाते हैं, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। आ गई बात समझ में? उसके अलावा बाकी की चीजें भी मैंने आपको बता दी हैं जो कि ऑप्शन में आपको लिखी हुई मिल सकती है, पहचान लोगे बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। सबसे ज्यादा कम्युनिटी में से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो स्पीशीज डाइवर्सिटी में से ही पूछे गए। बिल्कुल दिखता है लेकिन रेट आपको दिखता नहीं है, पर यूनिट टाइम में कितना ऑर्गेनिक मैटर टूटा। हाँ, तो डिकम्पोजिशन के अंदर आप प्रोसेस के अंदर आप देख पा रहे हो क्या कि कौन सा ऑर्गेनिक मैटर, कौन सा कार्बन का बॉन्ड कहाँ टूट रहा है? नहीं देख पा रहे हो। लेकिन डाइवर्सिटी में एक एक स्पीसीज, एक एक इंडिविजुअल को देख पा रहे हो, कंपोजिशन में देख पा रहे हो, डोमिनेंस में देख पा रहे हो, फिजियोग्नोमी में देख पा रहे हो, स्ट्रेटिफिकेशन में लेयर्स देख पा रहे हो, लेकिन वो प्रोसेस नहीं देख पा रहे हो, राइट? अगर कंडक्ट हो रहा है लेकिन क्लियरली विजिबल नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से नजर नहीं आ रहा है, फंक्शनल है। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं अगला, स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी का सीधा सीधा मतलब क्या है मैं आपसे कह देता हूं भैया। स्पीशीज डाइवर्सिटी से बहुत कॉमनली क्वेश्चन आते हैं। इतना इजी क्वेश्चन आएगा कि आप सोचोगे कि यार इतना इजी तो हो ही नहीं सकता। हेलो, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी की इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज बताऊंगा कि आप लोग अपने आप को वैज्ञानिक मानना शुरू कर देंगे। लेकिन फिर भी ध्यान रखना बेटा कि अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी का प्रश्न आता है तो सबसे पहले सबसे सिंपलेस्ट लेवल पर देखना है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जहां नंबर ऑफ स्पीशीज कम होगा वहां की डाइवर्सिटी कम होगी, और जहां नंबर ऑफ स्पीशीज ज्यादा होगा वहां की डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। क्लियर बेटा? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी बताइए इन दोनों एरिया में से किसकी ज्यादा है? मान लीजिए एक एरिया है जिसमें 15 स्पीशीज है और एक दूसरा एरिया है जिसमें 12 स्पीशीज है। अगर मैं इसको ए बताता हूं, इसको बी बताता हूं, तो किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा? ए की डाइवर्सिटी ज्यादा है। सबसे बेसिक क्राइटेरिया यही है, दो अलग अलग कम्युनिटी दे दी जाए तो दो अलग अलग कम्युनिटीज में अगर आपको एरिया स्पेसिफाइड नहीं किया गया है तो आप मानेंगे कि दोनों का एरिया बराबर है। क्या मानेंगे? दोनों का एरिया बराबर है। अगर उसने स्पेसिफाई नहीं किया है, स्पेसिफाई किया है तो आगे निपटेंगे। लेकिन अभी के केस में केवल उसने कह दिया कि एक एरिया है जिसमें 15 स्पीशीज है, एक एरिया है जिसमें 12 स्पीशीज है। अब उसकी मर्जी है वो एरिया कैसा भी दे रहा हो, हमें तो संख्या से मतलब है। 15 वाली में डाइवर्सिटी ज्यादा है और 12 वाले में डाइवर्सिटी कम है। क्लियर? अब आते हैं उसके आगे वाले लेवल पर कि अगर स्पीशी डाइवर्सिटी को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना हो कि हम स्पीशी डाइवर्सिटी कैसे बता पाएंगे, तो सबसे पहले लेवल पर फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे, दैट इज स्पीशीज रिचनेस।
किस पर जाएंगे बेटा? स्पीशीज रिचनेस पर जाएंगे, राइट? नाउ व्हाट इज एक्चुअली द स्पीशीज रिचनेस? बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्पीशीज रिचनेस इज नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया। क्या बच्चों? नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्पीशीज रिचनेस। जब तक उसने एरिया स्पेसिफाई नहीं किया है तब डाइवर्सिटी और रिचनेस दोनों ही ए में ज्यादा है। अरे हाँ कि ना? लेकिन अगर उसने एरिया स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया एरिया, फॉर एग्जांपल ए वाला जो एरिया है वो मान लेते हैं 5 मीटर स्क्वायर है, ए वाला कितना है, और बी वाला एरिया 3 मीटर स्क्वायर है। बताइए किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा आएगी? इस केस में हो गया है कि डाइवर्सिटी बी की ज्यादा आएगी। अरे बोलो यार, इसका मतलब जो आपको दिख रहा है वैसा ही हो जरूरी? अगर उसने एरिया स्पेसिफाई नहीं किया है तो दोनों का एरिया बराबर मानना है। दोनों का एरिया बराबर मानते ही रिचनेस दोनों की 15-12 के हिसाब से आ जाएगी। लेकिन अगर उसने एरिया भी अलग अलग दे दिया है तब आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे कैसे? नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया। अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो इट इज 3 स्पीशीज पर मीटर स्क्वायर एरिया बेटा, और यहाँ 4 स्पीशीज पर मीटर स्क्वायर एरिया। समझ में आई बात? 100% क्लियर है? तो पहला क्राइटेरिया लेना है नंबर। आपने काउंट कर लिया कहाँ ज्यादा स्पीशीज है कहाँ कम स्पीशीज, उसके हिसाब से डाइवर्सिटी बता देनी है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपका क्वेश्चन यहीं पर ही सॉल्व हो जाएगा। बोलो यार बच्चे। लेकिन अगर उसने आपको एरिया स्पेसिफाई कर दिया है तो क्या देखना है? स्पीशीज रिच। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन आता है कि यार क्या ऐसा हो सकता है कि एरिया भी बराबर हो और नंबर ऑफ स्पीशीज भी बराबर हो तब भी डाइवर्सिटी होगी? एरिया भी बराबर, नंबर ऑफ स्पीशीज भी बराबर, तब भी डाइवर्सिटी बताई जा सकती है। कैसे बताई जा सकती है? ध्यान से सुनिएगा। यस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स के बेसिस पर। किसके बेसिस पर बेटा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स। और वो हम बताते कैसे हैं? वो हम बताते हैं स्पीशीज इवननेस के बेसिस पर। किसके बेसिस पर बेटा? स्पीशीज इवननेस। अब स्पीशीज इवननेस का मतलब क्या है? इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स। क्या है बेटा? इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल्स। उसके बेसिस पर हम बता देते हैं स्पीशीज इवननेस। बोले यार सर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है? दो अलग अलग कम्युनिटीज आपको दी बेटा, दोनों का एरिया बराबर है, दोनों में नंबर ऑफ स्पीशीज बराबर है, लेकिन उनके इंडिविजुअल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पर आप डाइवर्सिटी डिफाइन कर सकते हैं। अरे बोलिए यार, वो किसके बेसिस पर करेंगे? इवननेस के बेसिस पर। जितना ज्यादा इवन डिस्ट्रीब्यूशन उतनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी, जितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन उतनी कम स्पीशीज डाइवर्सिटी। बात समझ में आई? चलिए जी, 1 मिनट के लिए सारी चीजें छोड़ दीजिए, भूल जाइए। हम एक रेगुलर डेली लाइफ की बात करते हैं, उससे आपको भी स्पीशीज इवननेस समझ में आएगा। देखिएगा, मेरे 2 खेत हैं 1-1 एकड़ के। हेलो, दोनों खेतों में मैंने 4 अलग अलग तरह के ट्रीज का प्लांटेशन करवाया, राइट? अब ये 4 अलग अलग तरह के मतलब 4 स्पीशीज के ट्रीज कौन कौन से हैं? एक मैंगो है, एक नीम है, एक पीपल है और एक अशोका है। दोनों खेतों में प्लांटेशन करवाए, राइट? जिसमें से एक खेत के अंदर मैंने 97 ट्रीज तो मैंगो के प्लांट करवाए। हेलो, एक ट्री नीम का, एक ट्री पीपल का और एक ट्री अशोका का लगवाया, राइट? दूसरे वाले में मैंने 25-25 चारों के लगवाए। हेलो, ठीक है? ये बात आपको पता है और मुझे पता है, राइट? हमने प्लांटेशन करवा दिया, उनको ग्रो करने के लिए पर्याप्त समय दिया, और उस पर्याप्त समय के बाद एक थर्ड पर्सन जिसको इन दोनों खेत के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इसमें क्या क्या लगाया गया है, राइट? उसको हमने या तो एक ड्रोन शॉट दिखाया या फिर हमने उसको हेलीकॉप्टर में बिठाकर दोनों खेतों के ऊपर से चक्कर लगवा दिया और उससे पूछा कि बता भाई दोनों में से किसमें ज्यादा स्पीशीज है और किसमें कम स्पीशीज है? वो क्या बोलेगा? सेकंड वाले में स्पीशीज ज्यादा है, फर्स्ट वाला तो आम का बगीचा है। अरे हाँ कि ना? लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि दोनों में 4-4 स्पीशीज है, लेकिन सेकंड वाले में ज्यादा स्पीशीज क्यों बताई? इवन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वहां पर डाइवर्सिटी दिख रही थी। अरे आई बात समझ में?
दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ A1। समझ में आई बात? दोनों में एरिया बराबर है 1-1 एकड़। अरे बोलो यार, दोनों में नंबर ऑफ स्पीशीज बराबर है 4-4, लेकिन फिर भी डाइवर्सिटी है। किसके बेसिस पर बताया? इवन और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर। क्लियर है बेटा? एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर है, हाँ अरे दिख रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन भी तो है। अरे मेरे राजा बेटा, डाइवर्सिटी है, दोनों में 4-4 स्पीशीज हैं। अब दोनों में 4-4 स्पीशीज में ये तो खैर मैंने आर्टिफिशियली ग्रो करवाया, लेकिन नेचुरल एनवायरनमेंट में एक ही तरह के पेड़ ज्यादा ग्रो कर रहे हैं और बाकी एक एक ग्रो कर रहे हैं, तो वो मिनिमल कम्युनिटी हो गई और आने वाले समय में उसका कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन हो जाएगा। इसका मतलब डाइवर्सिटी तो है, यहाँ पर सब सरवाइव कर पा रहे हैं, इसका मतलब डाइवर्स टाइप ऑफ रिसोर्स अवेलेबिलिटी है। यहाँ पर डोमिनेंस दिख रहा है, क्यों? क्योंकि बाकी के सर्वाइवल के लिए कंडीशन इतनी फेवरेबल नहीं है जितनी कि दूसरी वाली कम्युनिटी में थी। समझ में आई बात? अरे बोलो, शाबाश। तो वही है ना छोटी बच्ची वाला। क्या नाम है बालक तेरा? नाम बता। नाम शुभम। ठीक, चलिए देखिएगा प्लीज। भाई साइंटिस्ट है। नहीं अच्छी बात है, डाउट आना बहुत अच्छी बात है। मैंगो, नेम, अशोका और पीपल। मैंगो, नेम, अशोका, पीपल। मैंगो के कितने भाई? शाबाश। डाइवर्सिटी किसकी ज्यादा? बी वाले की। क्लियर? चलो भाई और देख ले, है ना? अब क्या हुआ, दो कम्युनिटी हैं, दोनों का एरिया बराबर है, दोनों में नंबर ऑफ स्पीशीज बराबर है और दोनों में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन। तब डाइवर्सिटी बता पाएगा? अरे बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा, मैं बता दूंगा। आ गई बात समझ में? अगर यस, अगर दो एरिया हैं, हमने सबसे पहले क्राइटेरिया देखा नंबर ऑफ स्पीशीज, राइट? दूसरे क्राइटेरिया में हम पहुंचे कि यार यूनिट एरिया के बेसिस पर रिचनेस बता देंगे। अगर यहां पर भी सिमिलरिटी आ जाए तो फिर इवनली डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जिसमें इवन डिस्ट्रीब्यूशन वहां की डाइवर्सिटी ज्यादा, जिसमें अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन वहां की डाइवर्सिटी कम। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एरिया बराबर, नंबर ऑफ स्पीशीज बराबर और डिस्ट्रीब्यूशन भी कैसा? इवनली, तो भी क्या डाइवर्सिटी बताई जा सकती है? तब डाइवर्सिटी हम बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनोमिक रिमोटनेस। किसके बेसिस पर बेटा? टेक्सोनोमिक रिमोटनेस, या फिर आप लिख सकते हैं रिमोटनेस का मतलब रिलेटेड एंड अनरिलेटेड स्पीशीज। क्या बेटा? रिलेटेड एंड अनरिलेटेड स्पीशीज। बोले यार ये टेक्सोनोमिक रिमोटनेस का मतलब क्या है? जितनी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगी उनकी डाइवर्सिटी कम होगी और जितनी डिस्टेंटली रिलेटेड होंगी उनकी डाइवर्सिटी ज्यादा होगी। बोले कैसे? मैंने दो पिंजरे लिए, हेलो, एक पिंजरे में एक पैरट, एक पीजन और एक क्रो को रखा। अरे बोलो, एक पैरट, एक पीजन और एक क्रो को रखा। दूसरे वाले केज में मैंने एक रैबिट को, एक क्रो को और एक कॉकरोच को रखा, राइट? दोनों केज का साइज बराबर, दोनों में नंबर ऑफ स्पीशीज 3-3 और दोनों में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स 1-1। इसका मतलब साइज बराबर है, नंबर बराबर है और इवनली डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन फिर भी डाइवर्सिटी है। कैसे है? इधर तीनों के तीनों बर्ड्स हैं और यहाँ पर एक मैमल है, एक बर्ड है और इंसेक्ट। इसका मतलब दोनों में से किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा है? सेकंड वाले की डाइवर्सिटी ज्यादा। अरे समझ में आई बात? इसका मतलब है कि आप हर लेवल पर जाकर जितना ज्यादा डेप्थ में जाएंगे वहां जाकर भी आप डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और सबसे कॉमन और सबसे लीस्ट क्राइटेरिया, जो सबसे छोटे क्राइटेरिया पर जा सकते हैं, वो टेक्सोनॉमी पर ही जा सकते हैं। अरे हाँ कि ना? यहाँ पर मैं आपको दो एरिया बता रहा हूँ। मान लीजिए ये एक एरिया है जिसमें एक काव है, एक बर्ड है और एक इंसेक्ट है, राइट? शाबाश बेटा। नेक्स्ट, एक
काव है, एक रैबिट है और एक इंसेक्ट है। ऐसा कर लो, तुम बकवासी कर लो, छोड़ देते अपन ये सारी चीजें, केवल नंबर काउंट करना, स्पीशीज डाइवर्सिटी निकाल लेना। ऐसा कर ले। दोनों में से बताइए किसकी डाइवर्सिटी ज्यादा? बी का डाइवर्सिटी ज्यादा कि ए का? ऐसा थोड़ी कि एग्जांपल में जो बताया है लिखा भी वही हो, है? हाँ जी, ए की डाइवर्सिटी ज्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ एक मैमल है, एक बर्ड है और एक इंसेक्ट है। यहाँ दो मैमल हैं और एक इंसेक्ट। समझ में आ गई बात? इसका मतलब डाइवर्सिटी किसकी ज्यादा है? ए की। शायद क्लियर हुआ हो। स्पीशीज डाइवर्सिटी का किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए, सॉल्व कर लोगे? पक्की बात? चलो लिखो क्वेश्चन। ये लिख रहे हैं क्या अभी? लिखो फटाफट। एनसीईआरटी में जब पढ़ना होगा मैं बता दूंगा, अभी सक्सेशन तक तो कुछ नहीं आएगा। कोई चैप्टर वैप्टर कुछ नहीं, जहां पर भी जरूरत पड़ेगी मैं वही पेज नंबर बता दूंगा। बताता चल रहा हूँ शुरू से, है ना? जैसे अभी अपन ने वो रामदेव जी के बारे में बात की थी, है ना? 220 नंबर पेज नंबर पर आपको मिल गया था, और फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी बता दिया था वहीं पर। ठीक है, ये कहीं नहीं है। ठीक है, चलो भाई बढ़े आगे। हाँ बेटा, रिलेटेड एंड अनरिलेटेड स्पीशीज। पीछे वालों को ये दिख जाता है कि भैया मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ? है? नहीं दिखता? ठीक, चलिए थोड़ा सा बड़ा लिख देंगे। हाउ रे हाउ। लिखिए बेटा क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग कम्युनिटीज, which among the following communities have minimum and maximum species diversity? कुछ? हाँ, तुम बोले है? क्वेश्चन अंग्रेजी समझता है कि नहीं? Which among the following communities have minimum and maximum species diversity? डन? बताइए। मैक्सिमम डाइवर्सिटी, मिनिमम, एक्स में डाइवर्सिटी मिनिमम, और जेड में मैक्सिमम। अब यहां पर सबसे मेन क्राइटेरिया आ गया नंबर। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या? इसका मतलब यहां पर कितनी स्पीशीज? यहां पर अरे है कि नहीं? इसका मतलब बेसिक क्राइटेरिया के बेसिस पर हमने सबसे पहले तो बता दिया क्या? नंबर। बोलो यार। अब यहाँ पर चूंकि नंबर के बेसिस पर हमने कह दिया कि ज्यादा है और कम है, तो हमने बता दिया कि हाँ भाई तीनों में अगर दो कम्युनिटीज का नंबर सेम आ जाता तो फिर अगले लेवल पर जाते वो क्या था? स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज इवननेस। एरिया तो मेंशन ही नहीं कर रहे ना यार। अगर हम दो कम्युनिटीज में नंबर ऑफ स्पीशीज बराबर बता देते तो अगला क्राइटेरिया क्या जाता? समझ में आ गई बात? लिखो चलो अगला क्वेश्चन।
Which among the following communities have minimum and maximum species diversity? Which among the following communities have minimum and maximum species diversity? हो गया? हो गया? क्या है आंसर? मैक्सिमम? 1 मिनट। क्यू का मिनिमम। वेरी गुड। कितने लोग हैं जिनका आंसर मैक्सिमम आर आ रहा है? कितने लोग हैं जिसका आंसर मैक्सिमम क्यू आ रहा है? मिनिमम। कितने लोग हैं जिनका मिनिमम पी आ रहा है? पी। कितने लोग हैं जिनका मिनिमम एस आ रहा है? ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना जरा। विच अमंग द फॉलोइंग which among the following B is not Q is not a community, it is a population, and species diversity is a characteristic of community, not a population. वही ना, याद कीजिए मेरी पहली क्लास का पहला डायलॉग, मजदूर वाला। चलिए शाबाश, कर लेंगे आप क्वेश्चन हैं। अब इसको देखने के बाद कई लोगों के मन में खुन्नस आएगा, चीटिंग करता है तू, isn't it? बोले अगला दे तेरे को फोड़ के बताऊंगा मैं, हैं? लिखो भाई। Arrange the following communities in increasing order. Arrange the following communities in increasing order of species diversity. Increasing order of species diversity. अरे रुक तो जा, क्वेश्चन ही बदल गया अब तो। Where A, B, C are birds species. ये 3 अलग अलग बर्ड्स की स्पीशीज है बेटा, है ना? तीनों कबूतर नहीं है, तीनों, एक पैरट है, एक क्रो है और एक पिजन, राइट? एक्स एक मैमल स्पीशीज है और वाई एक इंसेक्ट स्पीशीज। पेन चलाओ बेटा यार, पेन चलाओ, हवा में मत करो। अरे पेन चला, पेन। हाँ शाबाश, प्रश्न तो लिख ले।
कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? क्या रे प्रश्न का है? एस एस कर रहा है। ज्यादा पसंद नहीं। अरे आते हैं, आएंगे आएंगे। उसी दिन तुम कहोगे कि काहे आ गया। हाँ भाई, आंसर्स बताएं। शाबाश। कौन है ये साइंटिस्ट? इसके अलावा आंसर जरूरी नहीं कि यही सही है। और मतलब प्रश्न क्या पूछा है? ऐसे लिखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे गांव में तो। हमारे गांव में इंक्रीजिंग ऑर्डर को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तुमने जो मुझे SQPR बोला, मैंने तो प्रश्न के हिसाब से वही लिखा, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहे हो आप लोग मेरे हिसाब से तो। RPQS, कितने लोग हैं जिनका आंसर RPQS आया है, लिटरली आया है, अगर सॉल्व कर लिया है? ठीक है, कितने लोग हैं अभी सॉल्व कर रहे हैं? करो बेटा। कितने लोग इसके अलावा कोई आंसर आया है? जरूरी नहीं कि ये सही है। SQRP। ठीक है बेटा, जरूरी नहीं है यार ये सही हो है। फर्स्ट वाला तो किसी का नहीं आया ना? हाँ, और कोई आंसर प्लीज बताइए। बोल, कुछ और आ रहा है क्या आंसर? सेकंड। बस एस। अभी भी देख ले, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बाद में ठीक कराएगा। SQPR इंक्रीजिंग। बाद में, अरे बाद में आकर तुम ही लोग बोलते हो कि सर सिली मिस्टेक हो गई, वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का प्लीज ध्यान रखा करो यार। चलिए जी, इसके अलावा कोई और आंसर? अरे है क्या यार? कितने लोग हैं जिनका आंसर फर्स्ट आ गया? कितने लोग हैं जिनका आंसर सेकंड आ गया? तो पहले फर्स्ट में तू चकर रहा था, अभी सेकंड में कर रहा है। किसमें है तू? डिसाइड कर जल्दी। इसीलिए कह रहा था कि पेन चलाओ। SQRP होगा ना बीबी? पक्की बात है ना? इतने सारे लोग हैं, मैं गाली दूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। चलिए सुनिए, आ जाओ बोर्ड पर देखो फटाफट से, देखिएगा। कितनी स्पीशीज है बेटा? इसका मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज बराबर है। एरिया के बारे में मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब एरिया बराबर है। बोले तो रिचनेस भी बराबर है। अगला क्या देखना है? इवननेस देखनी है, कहाँ इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है और कहाँ अनइवन। ए के कितने इंडिविजुअल? बी के, सी के, ए के, बी के, एक्स के। क्या खा के आए हो बे? ए के, बी के, सी का। इसका मतलब यहां दोनों में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ इवन है क्या? अनइवन हो गया। इधर ए के, एक्स के, वाई के। इसका मतलब पी, क्यू और एस में इवनली डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। सबसे कम डाइवर्सिटी इन चारों में आर में नजर आ रही है, तो ये भैया आर की डाइवर्सिटी सबसे कम हो गई, राइट। ये हमारे क्राइटेरिया से बाहर हो गया। बचे कौन? पी, क्यू और एस। ए बी सी तीनों बर्ड्स। ए बी बर्ड और एक मैमल, तीनों अलग अलग है। अब मुझे बताइए इन तीनों में से टेक्सोनोमिक रिमोटनेस सबसे कम किसमें है? क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ज्यादा है। आई बात समझ में? इसका मतलब इन तीनों में से अब सबसे कम डाइवर्सिटी पी में आ रही है। यहाँ पर दो मैमल हैं और एक बर्ड है। इसका दो बर्ड है और एक मैमल है, इसका मतलब क्यू की डाइवर्सिटी दोनों में से इसमें ज्यादा है। अरे बोलिए। और लास्ट वाला
डाइवर्सिटी मैक्सिमम। आया सॉल्व करना? तो जब भी डाइवर्सिटी निकालनी हो सबसे पहले क्या देखना है? नंबर, फिर रिचनेस, फिर इवननेस, फिर टेक्सोनोमिक रिमोटनेस। किसको? बी और आर को। शाबाश। एक कबूतर है, एक पैरट है और एक क्रो है। क्वेश्चन लिखाते समय ही बोल दिया था। समझा? मतलब 3 अलग अलग स्पीशीज हैं, पॉपुलेशन थोड़ी है, कम्युनिटी है। अरे कबूतर, तोता और कौवा तीनों एक ही हैं क्या? अलग अलग कम्युनिटी बनाते हैं। चलिए भाई, बहुत टाइम वेस्ट होता है यार यहाँ पर। चलिए जी, तो स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में कोई भी प्रश्न आ जाए तो आराम से कर लेंगे। आइए नेक्स्ट चीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी। आपकी एनसीईआरटी ने ये लाइन जरूर लिखी है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 2014-15 के आसपास एग्जामिनर ने यहां से क्वेश्चन पूछे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द स्पीशीज डाइवर्सिटी इज क्लाइमेट, सबसे मेन फैक्टर जो कि स्पीशीज डाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है वो कौन है बेटा? क्लाइमेट। याद कीजिए, बायोम पढ़ाते समय ये बात मैंने आपको क्लियर की थी। बायोम बढ़ाते समय मैंने आपसे कहा था कि ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन, टेम्परेट रीजन और पोलर रीजन, इन सब में वेरिएशन आ रहा है क्लाइमेट का। किसका चेंज आ रहा है? क्लाइमेट में चेंज होगा तो वेजिटेशन चेंज होगी। वेजिटेशन में चेंज का मतलब है डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज। अगर टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज चेंज होता है तो टाइप ऑफ हर्बीवोर चेंज होंगे, टाइप ऑफ कार्निवोर चेंज होंगे और टाइप ऑफ डिकम्पोजर्स भी चेंज होंगे। देयरफॉर क्लाइमेट में चेंज होने के साथ साथ क्या स्पीशीज की डाइवर्सिटी में भी चेंज आता है बेटा? द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर इज क्लाइमेट। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए किसी भी एरिया की स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बच्चों? किसी भी एरिया की स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर मेनली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट। समझ में आई बात बेटा? अब आगे की बात आती है कि किसी भी एरिया के क्लाइमेट को मेनली कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो क्लाइमेट इज मेनली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। क्लाइमेट इज मेनली अफेक्टेड बाय बेटा टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मोस्ट रेलिवेंट एबायोटिक फैक्टर बेटा। किसी भी जगह पर टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन में चेंज डिसाइड्स द क्लाइमेट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेसिपिटेशन? बारिश। तो रेनफॉल ही कह देता, रेनफॉल प्लस स्नोफॉल इज प्रेसिपिटेशन। सबसे आसान शब्दों में हम ये बात कह देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आज से इस चीज को थोड़ा सा अपडेट कर लीजिए। जब भी आपसे प्रेसिपिटेशन पूछा जाए तो प्रेसिपिटेशन का मतलब है फॉलिंग ऑफ वाटर इन एनी फॉर्म ऑन अर्थ सरफेस। क्या बेटा? फॉलिंग ऑफ वाटर इन एनी फॉर्म ऑन अर्थ सरफेस। जैसे कि रेनफॉल हो सकता है, स्नोफॉल हो सकता है, हेल हो सकता है, ओले गिरना, राइट, ड्रिजल हो सकता है, और कंडेंस्ड वाटर भी जब गिरेगा तो भी वो प्रेसिपिटेशन में ही इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ तक की बात सब बच्चों को क्लियर है? तो फॉलिंग ऑफ वाटर इन एनी फॉर्म ऑन अर्थ सरफेस इज कंसिडर्ड एज प्रेसिपिटेशन। किसी भी एरिया के क्लाइमेट को मेनली इफेक्ट करते हैं कौन कौन? टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, एंड क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया मेनली अफेक्ट्स द स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है बच्चे? अब बात आती है कि सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो हमें ऑप्शन कैसे टिक करना है। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज मेनली अफेक्टेड बाय, तो ऑप्शन में अगर क्लाइमेट लिखा हुआ है तो बिना कोई और ऑप्शन देखे आप इसको टिक करेंगे। लेकिन अगर उसने ऑप्शन में आपको क्लाइमेट नहीं दिया है तो वो पक्का आपको पेयर्स बनाकर देगा, जिसमें टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का एक पेयर मिलेगा। अरे बोलो यार। लेकिन सर हम मान ले कि हमारी किस्मत ही बहुत खराब है, ये सब अलग अलग ऑप्शंस में उसने दे दिया लेकिन उसने क्लाइमेट नहीं लिखा। अगर क्लाइमेट लिखा तब तो बिंदास आपको आंसर क्या लगाना है? क्लाइमेट। लेकिन टेम्परेचर अलग आ गया, प्रेसिपिटेशन अलग आ गया, लाइट अलग आ गया, तब आंसर में हो सकता है आपको 1 and 2 बोथ वाला ऑप्शन मिल जाए। अरे बात समझ में आई?
तो उस केस में आंसर क्या लगाएंगे, 1 and 2 बोथ। लेकिन अगर चारों अलग अलग फैक्टर दे दिए तब आंसर जाएगा टेम्परेचर। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? तो सबसे मेन प्रायोरिटी किसको देंगे, उसके बाद टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, उसके बाद टेम्परेचर अगर सिंगल सिंगल ऑप्शन में आया है। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? दूसरा फैक्टर जो कि किसी भी जगह की स्पीशीज डाइवर्सिटी को अफेक्ट करता है वो है बेटा टाइप ऑफ एरिया। क्या बच्चों? टाइप ऑफ एरिया। अब टाइप ऑफ एरिया हम दो तरह से बताते हैं, एक होता है अल्टीट्यूड और एक होता है लैटिट्यूड। बच्चे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैटिट्यूड? वेरी गुड, हम कहते हैं इट इज डिस्टेंस और एंगल फ्रॉम इक्वेटर, है ना बच्चे? इक्वेटर से जितना ज्यादा दूर या जितने ज्यादा एंगल पे जाएंगे लैटिट्यूड उतना ज्यादा होगा, हाँ कि ना? नेक्स्ट बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्टीट्यूड बच्चे? हाइट फ्रॉम एनी रेफरेंस पॉइंट, और इसमें स्टैंडर्ड मानते हैं सी लेवल, राइट? तो अल्टीट्यूड इज एक्चुअली हाइट, हाँ कि ना बेटा? मान लीजिए कोई एक हिली रीजन आपको बताया गया है और उस हिली रीजन में यहां से लेकर यहां तक की जो बात होती है ये किसकी बात हो रही है? अल्टीट्यूड की बात। बोलो बच्चे, यहां तक की कहानी क्लियर? अब अल्टीट्यूड बढ़े चाहे लैटिट्यूड बढ़े, टेम्परेचर का क्या होता है? कम होता है। जैसे कि आप जानते हो कि कोटा प्लेन्स में है, मनाली हायर अल्टीट्यूड पर है, इसका मतलब जितना ज्यादा अल्टीट्यूड होगा टेम्परेचर में उतनी कमी आएगी। उसी तरह से इक्वेटर के पास में ट्रॉपिकल रीजन है और जो फार्थेस्ट पॉइंट है वो पोलर रीजन। अरे हाँ कि ना? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के बढ़ने पर टेम्परेचर में कमी आती है? टेम्परेचर कम होगा तो स्पीशीज डाइवर्सिटी भी कम होगी। लोवेस्ट अल्टीट्यूड एंड लोवेस्ट लैटिट्यूड हैव मैक्सिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी, हाईएस्ट अल्टीट्यूड एंड हाईएस्ट लैटिट्यूड हैव मिनिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी। क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर? इस बेसिस पर क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जिस तरह से लैटिट्यूड के चेंज होने पर ग्रेडियंट्स बनते हैं क्लाइमेट के, उस हिसाब से वेजिटेशन में भी चेंज आता होगा? तो जिस तरह से लैटिट्यूड में वेजिटेशनल ग्रेडियंट्स बनते हैं उसी तरह से अल्टीट्यूड के चेंज होने पर भी वेजिटेशनल ग्रेडियंट्स बनते हैं। मतलब जो लोएस्ट पार्ट है या जो प्लेन्स वाला हिस्सा है वहां पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब कैनोपी स्ट्रक्चर वाले ट्रीज मिलेंगे। अरे बोलो यार, थोड़ा सा अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो आपको डेसिडुअस प्लांट्स मिलेंगे, थोड़ा सा और अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो आपको कॉनिफेरस मिलेंगे, और हाईएस्ट अल्टीट्यूड पर आपको लाइकेंस और मॉसेस मिलेंगे जहां पर परमाफ्रॉस्ट रीजन। कैसा रीजन है? बोले यार सर ये परमाफ्रॉस्ट कई जगह पर लिखा हुआ है, इस बात का मतलब क्या है? परमानेंटली फ्रॉस्टेड, हमेशा बर्फ जमी रहती है उन एरियाज को हम क्या कहते हैं? परमाफ्रॉस्ट रीजन। तो यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है? ठीक। तो जैसे जैसे अल्टीट्यूड बढ़ता है, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता है, दोनों ही केस में क्या होगा बेटा? टेम्परेचर में कमी आएगी और स्पीशीज डाइवर्सिटी में भी कमी आएगी। बात शायद समझ में आई हो बेटा? चलिए नेक्स्ट, तीसरा फैक्टर आता है बच्चों साइज ऑफ एरिया। Next factor affecting species diversity is size of area। हाँ जी बच्चे सुनिएगा प्लीज। साइज ऑफ एरिया बढ़ने के साथ साथ स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। अरे हाँ कि ना? बट ओनली अप टू अ लिमिट। और ऐसा बता कर गए हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इन द स्पीशीज एरिया रिलेशन। याद है कुछ ऐसा? तो साइज ऑफ एरिया बढ़ने के साथ साथ स्पीशीज डाइवर्सिटी, एक्चुअल में इन्होंने डाइवर्सिटी ना बोलकर रिचनेस बोला है। अरे हाँ कि ना? राइट, एंड रिचनेस कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द डाइवर्सिटी। ठीक। तो साइज ऑफ एरिया बढ़ने के साथ साथ स्पीशीज डाइवर्सिटी या रिचनेस बढ़ती है, लेकिन ध्यान रखना बेटा अप टू अ सर्टेन लिमिट। यहां तक की कहानी सब बच्चों क्लियर? और ये किस में समझाया गया था? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। कौन बताए थे ये? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट।
नेक्स्ट बेटा, फोर्थ इज टाइप ऑफ सॉइल ऑल्सो अफेक्ट द स्पीशीज डाइवर्सिटी। किसी भी जगह की टाइप ऑफ सॉइल ऑल्सो अफेक्ट्स द स्पीशीज डाइवर्सिटी। बोले सर कैसे यार? अरे यार, वेजिटेशन ग्रोज इन द सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी जितनी ज्यादा होगी, वेजिटेशन की ग्रोथ उतनी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा वेजिटेशन ग्रोथ उतना ज्यादा फूड अवेलेबिलिटी, जितना ज्यादा फूड अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी। अरे बात समझ में आई? ठीक। तो टाइप ऑफ सॉइल आल्सो अफेक्ट द स्पीशीज डाइवर्सिटी, क्योंकि सॉइल अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी। सॉइल अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी। आई बात समझ में? अब टाइप ऑफ सॉइल में क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहली चीज तो आपको याद रखना है, सॉइल के लिए आपके एनसीईआरटी ने हमेशा टर्म यूज किया है एडेफिक फैक्टर। सॉइल के लिए टर्म यूज किया जाता है क्या? एडेफिक फैक्टर। और एडेफिक जो टर्म है ये एक ग्रीक टर्म एडेफोस से आया है। इससे आया है एडेफोस। एडेफोस का मतलब होता है ग्राउंड या सतह। एडेफोस का मतलब क्या है? ग्राउंड या सतह। मतलब जब भी हम किसी सतह की बात करते हैं मेनली सॉइल की बात होगी। अरे हाँ कि ना? राइट। तो अगर हम टाइप ऑफ सॉइल की बात कर रहे हैं, एडेफिक फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहली चीज आती है बेटा पार्टिकल साइज। सबसे पहली चीज क्या बेटा? पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज शुड बी एप्रोप्रिएट। ना तो बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए। क्यों भैया? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बड़ा पार्टिकल साइज है तो वाटर बहुत तेजी से बह जाएगा। अगर बहुत छोटा पार्टिकल साइज है तो वाटर लॉगिंग होता रहेगा, लेकिन रूट्स को अवेलेबल नहीं होगा। यही कारण है कि क्ले इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। इसलिए बेस्ट सॉइल जिसका पार्टिकल साइज बढ़िया होता है दैट इज लोमी सॉइल। कौन सा सॉइल है बेटा? तो टाइप ऑफ सॉइल में सबसे पहली चीज क्या है? पार्टिकल साइज। एंड दिस पार्टिकल साइज, आप देखिएगा चीजों को रिलेट कीजिएगा, दिस पार्टिकल साइज अफेक्ट्स द परकोलेशन इन सॉइल। अफेक्ट्स द परकोलेशन। यार परकोलेशन क्या होता है? सॉइल के पार्टिकल के बीच में से पानी का रिसाव, यही क्या है? परकोलेशन। मतलब अगर इस तरह से सॉइल के पार्टिकल्स अरेंज्ड हैं तो इन पार्टिकल के बीच में से जब वाटर का मूवमेंट होता है दिस इज नोन एज परकोलेशन। राइट। परकोलेशन बड़े साइज के पार्टिकल में बहुत तेजी से हो जाएगा और क्ले सॉइल में लगभग ना के बराबर होगा। लेकिन परकोलेशन होना चाहिए स्लो। क्यों होना चाहिए स्लो? ताकि रूट्स के जो रूट हेयर्स हैं कैपिलरी एक्शन से वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। एंड कैपिलरिटी इज अ स्लो प्रोसेस, देयरफॉर वाटर अगर पूरा एक ही बार में बह गया तो हो सकता है प्लांट प्रॉपरली वाटर का यूटिलाइजेशन ना कर पाए। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट, percolation decides the water holding capacity of soil. Percolation decides the water holding capacity of soil. What do you understand by water holding capacity? इमेजिनेशन सबके मन में आ चुकी है कि सॉइल के पार्टिकल के बीच में जो पानी भरा होता है ना उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। अरे हाँ क्या ना? अरे यही इमेजिनेशन है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की। बढ़िया अंग्रेजी में जमा जमा के लिखे अगर इसकी डेफिनेशन तो हम लोग कह देते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल above which the soil becomes waterlogged. हेलो, क्या बोला मैंने? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल above which the soil becomes waterlogged is known as water holding capacity. बोले यार सर ये बात समझ में नहीं है कि आप वाटर लॉगिंग की बात काहे कर रहे हैं? क्योंकि मुझे बताना है सॉइल के पार्टिकल के बीच में भरा हुआ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, और वो मैक्सिमम तभी बता सकता हूं जबकि पानी इतना भर जाए कि उससे थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो ऊपर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए। अरे हाँ कि ना? अगर आपको किसी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी निकालनी है तो मैं इसका बहुत सिंपल सा तरीका आपको बता देता हूं, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इमेजिन करने का भी बेहतरीन तरीका है। सुनिएगा, हमारे घर में गमला होता है जिसमें कोई प्लांट नहीं लगा हुआ, ऐसा गमला लीजिए, उसके अंदर सॉइल को बढ़िया से भर दीजिए और नीचे जो वो एरेशन होज और ड्रेन होज होता है उसको आप एक इम्परमिएबल या रबर कॉक से बंद कर दीजिए। राइट। मतलब उसमें से कोई भी पानी बाहर नहीं जा पाएगा। राइट। अब आपने क्या किया, उसके अंदर गमले में पानी डालना स्टार्ट किया। जैसे आप उसमें पानी डालेंगे वैसे धीरे धीरे पानी ऊपर से नीचे जाना शुरू कर जाएगा। अरे बोलो यार,
आपने मेजरमेंट करके डालना स्टार्ट किया कि भैया मैंने पहले 1 लीटर डाला, फिर मैंने 2 लीटर डाला, लेकिन हमें पता लग गया कि अब इसके आगे कहीं पर भी ये ब्लॉक हो सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, 100 ml डालना स्टार्ट कर दिया, राइट। 2 लीटर के बाद हमने 200 ml और डाला, लेकिन जैसे ही तीसरी बार में 100 ml डाला, उनमें से एक बूंद भी पानी नीचे नहीं गया, वो पूरा का पूरा ऊपर इकट्ठा हो गया। इसका मतलब सॉइल के पार्टिकल्स के बीच की पूरी जगह सैचुरेट हो गई। इसका मतलब जितना पानी सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में आ सकता था उतना पानी आ चुका है। उससे ज्यादा जो 100 ml डाला है, दैट इज कॉजिंग वाटर लॉगिंग। हेलो, मैक्सिमम कितना पानी आया, 2 लीटर 200 मिलीलीटर। अरे हाँ कि ना, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सॉइल अबव विच इट बिकेम वाटर लॉग्ड। अरे बोलो यार, यहाँ तक की कहानी क्लियर। लेकिन हर चीज पानी से ही रिलेटेड नहीं होगी, इसके लिए एरेशन भी होना प्रॉपर जरूरी है। क्या होना जरूरी है? क्यों एरेशन जरूरी है? क्योंकि रूट्स रेस्पायर करेंगी तभी एटीपी बनेगी, और एटीपी बनेगी तभी मिनरल्स का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा, और मिनरल्स का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा तभी पानी का पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि पहले मिनरल आता है फिर पानी आता है। अरे हाँ के ना, तभी रूट प्रेशर बनाता है। अरे बोलिए भाई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चाहिए जरूरी, एरेशन, राइट। अब भैया आपने बढ़िया पानी दे दी, बढ़िया एरेशन हो गया, लेकिन सॉइल में न्यूट्रिएंट ही नहीं है, क्या फर्टिलिटी होगी? इसका मतलब लास्ट चीज क्या जरूरी है, मिनरल अवेलेबिलिटी। बोलो भैया, यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर है? These are the 4 main factors that affect species diversity in a particular area. सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, क्लाइमेट। दूसरा क्या है, टाइप ऑफ एरिया, जिसमें क्या क्या लेते हैं, अल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। अगला क्या है, साइज ऑफ एरिया। साइज ऑफ एरिया बढ़ने के साथ साथ स्पीशीज डाइवर्सिटी या रिचनेस बढ़ता है, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। कौन बताया, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कौन से कॉन्सेप्ट में, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप में, राइट बच्चे। पार्टिकल साइज अगर बहुत बड़ा होगा तो पर्कोलेशन तेजी से हो जाएगा, पार्टिकल साइज बहुत छोटा होगा तो ऊपर ही जमा हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टिकल साइज अप्रोप्रिएट है तो वाटर का स्लो मूवमेंट होगा। फोटो लेना चाहें ले लीजिए, लिखना चाहें लिख लीजिए, वो मैं पढ़ाऊंगा आगे जब डाइवर्सिटी पढ़ाऊंगा ना। ये कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग, एस इक्वल टू सी ए टू द पावर जेड। पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है क्या? आज वहां क्यों बैठा है, मन कर रहा था किस चीज का? नेक्स्ट, डोमिनेंस एंड फिजियोग्नोमी। अरे सीख लो रे, सीख लो भाई, मुझे पता है कि बोरिंग टॉपिक है ना, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, जैसा चल रहा है वैसा सीखना ही पड़ेगा। शाबाश, कौन है ताली बजाने वाले? देखिएगा प्लीज, डोमिनेंस एंड फिजियोग्नोमी होता है, कई लोगों की आदत होती है खुशी के मौके पर ताली बजाना शुरू करते। शाबाश, हाँ नाच भी लेते, ढोलक वोलक ले आते साथ में, चलिए। और फिर पैसे मांगते हैं, नाप शनाप 50,000 दे दो, सोने की अंगूठी दे दो, है कि नहीं? चिकने विकने पता नहीं क्या क्या कहते हैं। चलिए, सुनिएगा प्लीज, बात करते हैं हम लोग डोमिनेंस एंड फिजियोग्नोमी के बारे में। डोमिनेंस आपको हिमांशु सर ने पढ़ाई दिया होगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर कैपिटल आर। अरे हाँ के ना, राइट। चलिए जी, डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो डोमिनेंस का मतलब क्या है बच्चे, मैंने आपको बताया, बस सुन लो यार। मैंने आपको बताया कि कम्युनिटी का जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पीशीज डाइवर्सिटी, राइट बच्चे। अब किसी भी कम्युनिटी में कई सारी स्पीशीज पाई जा रही है, क्या कम्युनिटी की क्लाइमेटिक कंडीशन या रिसोर्स अवेलेबिलिटी हर एक स्पीशीज के लिए मोस्ट फेवरेबल होगी क्या? जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ एक स्पीशीज ऐसी जरूर होंगी जो कि वहां पर मैक्सिमम फ्लरिश कर रही होंगी।
मैक्सिमम फ्लरिश कर रही होंगी, इसका मतलब उनका नंबर सबसे ज्यादा होगा। मैक्सिमम फ्लरिश करने का मतलब है वो बायोटिक पोटेंशियल सबसे ज्यादा शो कर रही होंगी। जिनका बायोटिक पोटेंशियल ज्यादा होगा उनका नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी ज्यादा होगा, और उस स्पीशीज को ही हम डोमिनेटिंग स्पीशीज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? इसका मतलब डोमिनेंस इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय एबंडेंस। डोमिनेंस इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय, कीस्टोन स्पीशीज इज मेनली कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लुएंस। याद है कुछ ऐसा? ठीक है, तो जब भी आपको डोमिनेंस के बारे में कहा जाए तो डोमिनेंस में हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी कम्युनिटी में जिस स्पीशीज के इंडिविजुअल का एबंडेंस ज्यादा होता है वह स्पीशीज डोमिनेटिंग स्पीशीज कहलाती है, एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी इज नोन एज डोमिनेंस। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? अगली चीज, किसी भी कम्युनिटी में जिस स्पीशीज का एबंडेंस ज्यादा होता है कम्युनिटी का नाम भी उसी स्पीशीज के नाम के बेसिस पर रख दिया जाता है, राइट? इसका मतलब जिसका एबंडेंस ज्यादा है दैट डिसाइड्स द नेम ऑफ कम्युनिटी, राइट? एग्जाम्पल की बात करें, पाइनस कम्युनिटी इन हिमालयास। क्या बताते हैं बेटा हम? पाइनस कम्युनिटी इन हिमालयास। यार पाइनस कम्युनिटी इन हिमालयास का मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि वहां पर सारे के सारे प्लांट्स पाइनस के हैं, अरे हाँ के ना? लेकिन कम्युनिटी बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि मोर देन वन स्पीशीज, अरे हाँ के ना? इसका मतलब क्या हिमालयन रीजन में केवल पाइनस है? भैया वहां पर आपको ओक, देवदार, स्प्रूस, मैपल, हेमलॉक सब मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा नंबर किसका? इसका मतलब दिस पाइनस इज द डोमिनेटिंग स्पीशीज इन दैट एरिया, दिस इज टर्म्ड एज द डोमिनेंस ऑफ दैट कम्युनिटी, अरे हाँ के ना? अगला एग्जांपल हम बता सकते हैं द प्रोसोपिस कम्युनिटी इन अरावली, राइट? इसका मतलब अरावली में क्या कोई और स्पीशीज नहीं है, लेकिन मैक्सिमम डोमिनेंस या एबंडेंस किसका है? प्रोसोपिस का है, इसलिए उस कम्युनिटी को क्या नाम दिया गया है? प्रोसोपिस कम्युनिटी। उसी तरह से एक और एग्जांपल ले सकते हैं, मैंग्रोव कम्युनिटी इन सुंदरबंस। कौन सी बेटा? मैंग्रोव कम्युनिटी इन सुंदरबंस। क्या वहां पर कोई और प्लांट्स या कोई और वेजिटेशन नहीं है स्क्रब्स हो सकते हैं, लेकिन वहां पर एबंडेंस किसका है? मैंग्रोव्स का है, इसलिए उस कम्युनिटी का नाम दिया गया क्या बेटा? मैंग्रोव कम्युनिटी। क्या यहाँ तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर, राइट? अब बात आती है कि यार सर फिजियोग्नोमी क्या होता है? फिजियोग्नोमी के लिए आप लिख लीजिएगा एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ कम्युनिटी। फिजियोग्नोमी क्या है बच्चों? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ कम्युनिटी। ठीक है, अब एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द कम्युनिटी का मतलब क्या है? ध्यान से देखना बच्चों जरा। मैं भैया मनाली घूमने गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मजाक की बात नहीं, एग्जांपल समझा रहा हूं भैया। मैं मनाली घूमने गया और मनाली में अपने होटल की बालकनी में आकर खड़े होकर मैंने सामने जो लैंडस्केप्स देखे, मतलब जो पहाड़ देखे, उन पहाड़ों पर पाइनस कम्युनिटी ग्रो कर रही थी। इसका मतलब मुझे दिख रहा है पाइनस का डोमिनेंस। क्या दिख रहा है? ठीक है, हम यूजुअली होता ही है कि किसी पहाड़ों वाले रीजन में घूमने जाते हैं तो उस लैंडस्केप्स का फोटोग्राफ जरूर खींच कर लाते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया और मैं भी उन लैंडस्केप्स का एक फोटोग्राफ खींचकर अपने साथ ले आया। ठीक, वो लाकर मैंने प्रोजेक्टर पर आपको ये फोटोग्राफ दिखाया। जब मैंने आपको ये फोटोग्राफ दिखाया तो उसमें आपको पाइनस कम्युनिटी कुछ ऐसी दिख रही होगी यार, अरे हाँ के ना? अलग अलग आपको पहाड़ दिख रहे होंगे और उनके ऊपर जो ट्रीज दिख रहे हैं वो कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अरे बोलो भाई, मैंने जैसे ही ये फोटोग्राफ आपको दिखाया आप देखते ही क्या कहोगे कि सर ये तो पाइनस कम्युनिटी है, अरे हाँ के ना? मैंने कहा मैं मनाली घूमने गया था, देखो मैं वहां से फोटोग्राफ लेकर आया हूँ, और जैसे मैंने प्रोजेक्टर पे फोटो दिखाया आपको ये दिखा, और आपने देखते ही क्या कहा कि ये एक पाइनस कम्युनिटी है, अरे हाँ के ना? सुनिएगा, यही फोटोग्राफ मैंने अपने एक फ्रेंड को दिखाया जिसका साइंस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, किराने की दुकान है उसकी। अरे बात समझ में आई, राइट? अब उसको मैंने फोटोग्राफ दिखाया, मैंने कहा भाई यार मनाली घूमने गया था और देख वहां से एक फोटोग्राफ खींच के लाया, राइट? मैं उससे पूछूंगा कि यार भाई क्या दिख रहा है तेरे को इसमें, तो वो मुझे कहेगा कि भाई क्रिसमस ट्री दिख रहा है। जो पाइनस नहीं जानते वो तो क्रिसमस ट्री बोलते हैं, सच बात है ये, ठीक है? उसको अगर मैंने दिखाया तो क्या कहेगा, ये क्रिसमस ट्री है। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा अगर दोस्त है तो वो ये कह देगा कि भैया ये कोन शेप्ड ट्रीज है, शंकुधारी वन है, कॉनिफेरस है। अरे बोलो यार, कैसा दिखाएगा?
कॉनिफेरस या शंकु वाले वो कोन्स बना रहे हैं। अरे हाँ कि ना? मैंने जब आपसे पूछा तो आपने क्या कहा? उससे पूछा तो उसने क्या कहा? कॉनिफेरस फॉरेस्ट। क्या कहा? आपसे पूछा तो क्या कहा? उससे पूछा तो? जब मैंने आपसे पूछा कि ये क्या है तो आपने बताया। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया। समझ में आई बात? आपसे जब मैं पूछ रहा था तो आप क्या एक्सप्लेन कर रहे थे? डोमिनेंस बता रहे थे कि सबसे ज्यादा नंबर पाइनस का है, लेकिन जब मैं उससे पूछ रहा था तो वो एक्सटर्नल अपीयरेंस बता रहा था कि कॉनिफेरस है। अरे बोलो यार, तो क्या इस बेसिस पर मैं ऐसा कह सकता हूं कि द नेम एंड फिजियोग्नोमी ऑफ कम्युनिटी इज डिसाइडेड बाय डोमिनेटिंग स्पीशीज? समझ में आई बात? नेम एंड फिजियोग्नोमी ऑफ कम्युनिटी इज डिसाइडेड बाय डोमिनेटिंग स्पीशीज। लिख लो, name and physiognomy of community is decided by dominating species. समझ में आ रहा है बेटा? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है कम्युनिटी का, एंड दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन। बच्चे स्ट्रेटिफिकेशन में एक टर्म आ रहा है स्ट्रेटा। स्ट्रेटा मतलब लेयर्स, ठीक है? अब ये लेयर्स किस चीज की है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी अभी आपको कहा कि कम्युनिटी का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्पीशीज डाइवर्सिटी। मेन कैरेक्टरिस्टिक है स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब डिफरेंट स्पीशीज का एक पर्टिकुलर जगह पर पाया जाना कम्युनिटी का फॉर्मेशन करता है। क्या कम्युनिटी में ये सारी की सारी स्पीशीज एक ही जगह पर एग्रीगेटेड होती है? कि एक ही पेड़ के ऊपर रैबिट है, काऊ है, हाथी लटका हुआ है और पीछे से सिर लटका हुआ है? कैसा होता है कभी? ऐसा यूजुअली नहीं होता। इसका मतलब है कि कम्युनिटी में पाए जाने वाले अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अपने अडेप्टेशन के अकॉर्डिंग, दिस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म्स लेयर्स एंड दिस लेयर्ड अरेंजमेंट इज स्ट्रेटिफिकेशन। आ गई बात समझ में? अब बात आती है कि सर जब स्ट्रेटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें हमें डोमिनेंस भी दिखेगा। जब स्ट्रेटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें डोमिनेंस भी दिखेगा। और डोमिनेंस को देखने पर कुछ चीजें हैं जो कई बार कंफ्यूज करती है। सर आपने कहा कि एबंडेंस डोमिनेंस बताता है। हेलो, एबंडेंस डोमिनेंस बताता है। तो अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं तो फॉरेस्ट में जब एंटर करते हैं तो घुसते ही घना जंगल आ जाता है क्या? नहीं भैया, सबसे पहले आपको मिलते हैं सरफेस डिवेलपर्स, फिर उसके बाद मिलेंगे हर्ब्स, देन मिलेंगे अंडर श्रब्स, देन मिलेंगे श्रब्स, और सबसे सेंटर वाले पार्ट में मिलेंगे ट्रीज, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कम्युनिटी और द डोमिनेटिंग स्पीशीज। अरे हाँ कि ना? अब अगर यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सर आपने कहा कि जिसका डोमिनेंस होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन या उसकी जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलने की वो होगी। अरे बोलो यार, तो सर इस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया में हमेशा डोमिनेटिंग माइक्रोब्स होने चाहिए। मेरे ही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जिसका एबंडेंस ज्यादा है वहां पर कौन होगा? माइक्रोब ही। अरे होंगे कि नहीं? तो फिर सर आपने पाइनस कम्युनिटी को डोमिनेटिंग कैसे बता दिया, प्रोसोपिस को कैसे बता दिया, और आपने मैंग्रोव को कैसे बता दिया हर जगह पर माइक्रोब्स होने चाहिए? तो ध्यान रखना, प्लांट कम्युनिटी का डोमिनेंस प्लांट स्पीशीज बताएगी। आप ये नहीं कह सकते कि 4 एनिमल है और एक प्लांट है तो बताओ इन पांचों में से किसका डोमिनेंस है। अगर 5 स्पीशीज के बीच में डोमिनेंस देख रहे हैं तो पांचों या तो प्लांट की होनी चाहिए या एनिमल की होनी चाहिए या माइक्रोब की होनी चाहिए। अरे बोलो यार, अगर पांचों स्पीशीज प्लांट की हैं तो उनमें से जिसका नंबर ज्यादा है वो डोमिनेटिंग है। अरे यार, प्लांट स्पीशीज या प्लांट कम्युनिटी का डोमिनेंस प्लांट से ही बता सकते हैं, एनिमल कम्युनिटी का डोमिनेंस एनिमल से ही बता सकते हैं, और माइक्रोबियल कम्युनिटी का डोमिनेंस माइक्रोब से ही बता सकते हैं। आ गई बात समझ में? इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके मन में हाथों हाथ क्लिक कर जाता है कि सर आपने एबंडेंस में नंबर के साथ बायोमास बताया, क्या बताया था?
नंबर के साथ बायोमास बताया था, तो फिर हम कब कंसिडरेशन में लेंगे बायोमास और कब कंसिडरेशन में लेंगे नंबर? इन जनरल तो हम नंबर ही लेंगे। हेलो, लेकिन अगर उसको बायोमास के हिसाब से देखना है तो एक क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको डोमिनेंस निकालना है ट्री ट्री के बीच में, किस किस के बीच में, तो आप नंबर देखेंगे, राइट। लेकिन ट्री और ग्रास बायोमास देखेंगे। क्या यहां तक की बात सब बच्चों को क्लियर है? क्यों? क्योंकि एक बड़ा सा पेड़ है, उसका बायोमास उस यूनिट एरिया में प्रेजेंट ग्रास से तो ज्यादा ही होगा। भले ही ग्रास का नंबर ज्यादा हो, लेकिन फिर भी डोमिनेंस किसका है? ट्री का। क्लियर है यहां तक की बात? राइट। इसी चीज को आगे रिलेट करेंगे हम लोग किसमें? स्ट्रेटिफिकेशन में। आज के लिए इतना। अरे थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया?